The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के जनवरी को हम 161वें एपिसोड के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो अपने कार्य के लिए, अपनी सक्रियता के लिए पूरे देश में नहीं विदेश में भी जाने जाते हैं। आज हम मिलेंगे अल्मोड़ा के बाल प्रहरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध उदय किरोला जी से। उदय किरोला जी के बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बच्चों के बारे में, बाल साहित्य के लिए जितना उन्होंने काम किया पूरे देश में घूम घूम के, ओहो मतलब कमाल है सर। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इतनी ऊर्जा उन भरी हुई है अभी भी कि मैं खुद उनको देख के बहुत ऊर्जावान होता हूँ, बहुत प्रेरणा लेता हूँ। तो ऐसे उदय किरोला जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं अल्मोड़ा से। उदय किरोला जी का हम स्वागत करते हैं। सर स्वागत है आपका द टीचर शो। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं टीचर शो के आदरणीय भट्ट जी और सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। और आज मेरे को सब लोगों के सामने अपने बात रखने का मौका मिला, मैं आभारी हूँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे आदरणीय उप शिक्षा निदेशक आकाश सारस्वत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सबको शुभकामनाएं भेज रहे हैं। शिवांगी पाठक जी हैं, नवीन यादव जी हैं और महेंद्र प्रताप जोशी जी और बहुत सारे दर्शक हैं जो इस वक्त जुड़ चुके हैं। पूरे देश से लगातार इस शो को देखा जाता है, सराहा जाता है। तो इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ नई दिल्ली से होंगे सीसीआरटी के पूर्व निदेशक आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी, जो इस शो के स्पेशल कमेंट्स करते हैं शो में और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही एक सवाल लेकर के आएंगे कुछ देर बाद, जिसका सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से बहुत खूबसूरत सा चश्मा इनाम के रूप में दिया जाता है। आप सब जानते हैं, रोचक सा वो सेगमेंट होता है, बड़ा शानदार सवाल होता है। लेकिन जब तक वो हमारे पास आए तब तक मैं उदय किरोला जी से रूबरू होता हूँ। और एक पल हमारा कीमती है, हम जानते हैं हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से हर बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे का इंतजार करते हैं ताकि द टीचर शो की नई हस्ती से मिल सके। तो किरोला सर, जैसे कि हमारी शो की परंपरा है, वैसे आपका परिचय मैंने फेसबुक में शेयर भी किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अल्मोड़ा से हैं जो बहुत खूबसूरत पर्वतीय शहर है, और आपका खुद का जो अपने बारे में ओपिनियन है, अपने बारे में जो राय है, वो आपके मुखारबिंदु से हम सब सुने। आपका बचपन, आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपकी शिक्षा, उसके बाद आप शिक्षा में पॉलिटेक्निक में आपने हिंदी और बहुत सारे विषय पढ़ाए राजकीय पॉलिटेक्निक में, और उसके बाद फिर आपने किन्हीं कारणों से वो नौकरी छोड़ी और आप बच्चों की
साहित्य की सेवा में रम गए। तो बचपन से आज तक की आपकी कहानी हम सर सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आपके ही श्रीमुख से। धन्यवाद भट्ट जी। और शिक्षक तो इधर नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे को शिक्षक की श्रेणी में रखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, आप पॉलिटेक्निक में शिक्षक रहे हैं सर। पॉलिटेक्निक में आप शिक्षक रहे हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक में। हाँ बिल्कुल जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म जो है द्वाराहाट के मेरे ग्राम सभा किरोली मेरा गांव है, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मल्ली मिरई में मैंने कक्षा 5 तक पढ़ा। और एक गरीब घर का विद्यार्थी होने के नाते घर में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो मम्मी और पापा पढ़े लिखे नहीं, तो इसलिए उनको ज्यादा चकमा देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उन दिनों मेरे को अच्छे ढंग से याद है, एक राखी वाला पाठ होता था 2 या 3 में, तो उसको वो याद था। पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन उस पाठ को हम रटते थे। और एक था तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। अब पाठ तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब पढ़ते थे तो हमारी माँ खुश हो जाती थी कि इसको पढ़ना आ गया है। लेकिन जबकि उसको पढ़ना अगर कोई पढ़ाए तो नहीं आता था। उसके बाद गरीब घर के होने के नाते पारिवारिक माहौल भी ठीक नहीं था। मेरे को अच्छे ढंग से याद है, मेरे पास शाही नहीं होती थी लिखने के लिए। उन दिनों शाही का प्रचलन होता था, तो मैं किसी तरह मांग मुंह के शाही की व्यवस्था करता था। और स्कूल में तो शाही मिल जाती, लेकिन घर में नहीं मिलती थी, तो होमवर्क नहीं होता था। तो ये बचपन की जो स्थितियां थी, मतलब बस्ता टांगा और दूसरे दिन स्कूल के लिए आए। कोई होमवर्क वाला कोई प्रोसीजर नहीं था उन दिनों के दौर में। तो उसके बाद में कक्षा 5 से 6 में गया, तो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट में एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता था। तो मेरे को अच्छे ढंग से मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी ड्रेस सिला दो, जब मैं ड्रेस पहन के जाऊंगा तो मेरा एडमिशन कर ही देंगे। तो ये बाल मनोविज्ञान बचपन में मेरे को अच्छे ढंग से आया है। हमारी बिस्कुट फैक्ट्री थी। मेरे माता पिता तो मैंने बताया अशिक्षित थे, गरीब थे हम लोग। मेरे को मेरे चाचा गोपाल सिंह, जिनकी बिस्कुट फैक्ट्री थी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। और बिस्कुट फैक्ट्री में रहते हुए मेरे को बिस्कुट बनाना का काम और बेचने का काम, यानी स्कूल जाने तक मैं एक डलिया बिस्कुट की बेच के भी आता था। और मेरे को अच्छे ढंग से याद है, जो भी मैं फैक्ट्री में काम करता था, किसी को नहीं लगता होगा ये पढ़ता है। और मेरी बंडी भी बड़ी काली होती थी, क्योंकि बिस्कुट फैक्ट्री उन दिनों आजकल का तरह नहीं था, तो बहुत काली होया करती थी। मेरे को अच्छे ढंग से याद है। तो ये दौर था उन दिनों में। मेरा उसके बाद हाई स्कूल तक मैंने जीआईसी द्वाराहाट में पढ़ा। इंटर में मैंने मिशन स्कूल में एडमिशन ले लिया द्वाराहाट इंटर कॉलेज में। वो इसलिए लिया कि एनसीसी और भूगोल के लिए। भाई साहब, वहीं से मेरा कुछ परिवर्तन हुआ। मेरे को पैसे चुराने की आदत होगी, और पैसे भी मैं चुरा के उन दिनों धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये पूरी पत्रिकाएं उनको मैं चुराए हुए पैसे से खरीदता था। और मेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी उन दिनों बन गई थी। और कहीं न कहीं एक चस्का जैसा इसके बाद पढ़ने का जो चस्का बना। और फिर मैं धीरे धीरे उन दिनों अमर उजाला और ये नवभारत टाइम्स, इनमें रविवारी परिशिष्टि में आता था, तो मैं उसमें भी अपनी रचनाएं भेजता था, पढ़ता भी था। नंदन में भी मेरी रचनाएं उन दिनों छपी। उन दिनों बस मेरा नाम छप जाता था, तो बहुत ही खुशी होती थी। मैं आज अपने जब मैं संपादक हूं, तब सोचता हूं कि कितनी खुशी बचपन में होती है। तो ये मेरी पहली रचना उत्तर उजाला में छपी, जो कि हल्द्वानी से ही प्रकाशित होता है। और 1970 में चिपको आंदोलन बिपिन त्रिपाठी जी के नेतृत्व में द्वाराहाट में हुआ। तो चांचरी धार, द्वाराहाट बाजार से चांचरी धार तक उन दिनों में 11 में पढ़ता था, तो नगाड़ा मेरे लटका के मैं ले गया। तो ये मेरे को याद है। और आदरणीय बिपिन त्रिपाठी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आज कहीं उन्होंने जो ये सामाजिक दिशा मेरे को दी, उसके बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद, इंटर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद फिर मैं हिलांस में उप संपादक के तौर पर काम करने लग गया। तो उसमें भी मिलता कुछ नहीं था। तो ये हुआ कि जब मिलता कुछ नहीं है, क्यों ना अपना अखबार निकाला जाए। तो
11 साल तक द्रोणांचल टाइम्स करके एक मैगजीन मैंने द्वाराहाट से निकाली, और 1982 में, और 83 में अपना, यद्यपि मेरे घर में कहीं से भी कोई पैसा देने वाला नहीं था, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि अगर किसी के दिल में चाह हो तो वो जरूर होता है। तो मेरी द्वाराहाट में साहब प्रेस खुल गई। यद्यपि मेरे गांव वालों ने, मेरे परिवार वालों ने किसी को मेरे को लोन के लिए जमानत नहीं दी। एक बंगाली डॉक्टर वहां एस.एम. पलादी साहब जो अभी भी हैं, उन्होंने मेरी जमानत करी, और मेरे परिवार से दूसरे कोई शाह परिवार ने मेरी जमानत करी स्टेट बैंक में। तो अपने परिवार वालों ने मदद नहीं करी, लेकिन किसी तरह मैंने वो लोन तार दिया बाद में। तो फिर मैं पॉलिटेक्निक में चले गया। मेरा मन टीचिंग में जाने का था, लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं थी। बीएड करके मैं टीचर नहीं बन सकता था, और उन दिनों बीएड वालों का मतलब ये लगाइए 80 के दौर के लगभग बीटीसी वाले उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, आंदोलन रहते थे। मैंने कहा बीटीसी करना भी ठीक नहीं है, तो मन था टीचर बनने का, लेकिन मैं पॉलिटेक्निक में टीचर बन गया। मैंने, आपने बात बताई कि मैं टीचर जरूर रहा। मैंने टीचिंग को एक मिशन के तौर पर लिया। मैं यहाँ ये शेयर करना चाहूंगा, मैंने एक वर्कशॉप की साक्षरता निकेतन लखनऊ में। तो एक बीएन सिंह साहब से, तो लेखन कार्यशाला में मैंने जब 20 दिन की ट्रेनिंग करी, तो उन्होंने अलग अलग रिसोर्स पर्सन होते थे, तो 4-5 ग्रुप, एक रिसोर्स पर्सन होता था, 4 एक होता था। हमारे ग्रुप के जो रिसोर्स पर्सन थे, एक डॉक्टर बीएन सिंह साहब थे कानपुर के। तो मैं उनको अपनी कविता ले गया। मैंने कहा सर ये मेरी कविता है। तो सर बोला, क्या बेटा तूने तो बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, ऐसी कविता हर कोई नहीं लिख सकता है, बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंथ की तर्ज पर जा रहे हो तुम लिखना छोड़ना नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरी कविता की चीर फाड़ करी, कहे ये जो पहली लाइन है ना, इसको हटा दो, दूसरी भी कोई जम नहीं रही है, जो ये तीसरा है इसको पहला बना लो, चौथा में भी कोई खास नहीं आ रहा है। तो सर मैंने ये उन गुरुजी से सीखा, और उसके बाद जब मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ाने लग गया, तो मैंने अपने बच्चों के साथ वही बात करी। उन दिनों उत्तराखंड जरूर, उत्तर प्रदेश में ही हम लोग थे, तो पूरे कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ के बच्चे आने वाले थे। तो मैं जब कॉपी देखता था, तो मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस करनी होती थी, शॉर्ट हैंड और अकाउंट में प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मैं पूछता था कितने पन्ने करेंगे। तो बाकी लोग कहते थे किरोला जी बहुत काम देते हैं, मतलब इतना काम नहीं देना चाहिए। तो मैं साल के पहले पूछता था बच्चों से कि इस बार मैं बच्चों को काम ज्यादा नहीं दूंगा, कितना पढ़ना करना चाहिए आप ही बताइए। तो फिर बच्चे, उनको पता था ये तो 30, 40, 50 पन्ने वाला है, तो कहते साहब 30, 40 ऐसा कहते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चे थक जाते हैं, केवल 5 पन्ने करेंगे। तो अब ये तय हो गया सार्वजनिक तौर पर कि 5 पन्ने करना है। तो फिर उसके बाद मैं कॉपी अलग से चेक करता था। तो जब कानपुर वाला आता था, मैं कहता देख ये जो हमेशा नैनीताल वाला निकलता है, मैं चाहता हूं इस बार कानपुर वाला निकले फर्स्ट, तो तुम जरा बढ़ के करो। तो वो दूसरे दिन 10 करके लाता था। अगले दिन मैं कहता देखिए कानपुर वाला बड़ा तेज हो रहा है, और मैं चाहता हूं इलाहाबाद वाला निकले, वो 15 करके लाता था। इस प्रकार मैंने तो 5 ही दिया है स्टार्टिंग में, लेकिन बच्चों में होड़ थी। तो बच्चे, ये मेरा अपना मेथड जो मैंने बीएन सिंह साहब से सीखा, और कहीं न कहीं नहीं तो हमारे गुरुजी ने तो यह है, तेरे बाप ने भी पढ़ी है कभी कविता, चल हट तेरे से नहीं होता, ऐसा कहने वाले गुरुजी से भी हमारा पल्ला पड़ा। लेकिन बीएन सिंह साहब ने एक जो मेथड हम सबको दिया है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे यहाँ साक्षरता अभियान चला। साक्षरता अभियान में केआरपी के तौर पर भी रहा। 8 निरक्षरों को पढ़ाने का मौका भी मेरे को मिला, और निरक्षरों के साथ ही मेरे को थिएटर में भी मेरा काम रहा थोड़ा बहुत। उदय किरोला एंड पार्टी भी एक जमाने में हुआ करती थी, जिसको बाकायदा सूचना विभाग और स्वास्थ्य विभाग से उन दिनों 300 रुपए एक पार्टी, एक कार्यक्रम का मिलता था। तो मैंने देघाट में, भिकिया शहर में, द्वाराहाट में और कपकोट में कई जगहों वो 300 रुपए में पूरी पार्टी का खर्च मिलता था। 8,000 में मिलता होगा। तो ये कहीं ना कहीं
दूसरा बचपन में रामलीला का भी बड़ा शौक था। और कुंभकर्ण का पाठ मेरा रहा है। मैंने कुंभकर्ण का पाठ पूरे इलाके में करीब 40 स्टेज में खेला है, कुंभकर्ण का पाठ। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे को जोंकरिंग का बड़ा शौक था। मैं रात को जोंकरिंग करने जाता था, तो घर वालों को पता नहीं होता था कि ये रामलीला, क्योंकि अगर किसी दिन देखें करें इसको नींद लग रही है रामलीला मत जाना, तो फिर रात को जब सब सो जाते थे तो मैं रामलीला जाता था। तो एक दिन चचा ने कहा आज मैं रामलीला जा रहा हूँ, आप घर पर तुम रहना। तो चचा गए आगे से, पीछे से मैंने भी ताला लगाया, मैं भी चल दिया। मेरे को बाली सुग्रीव की लड़ाई देखनी थी और चचा से पहले घर आ गया। तो ये बचपन की कहीं न कहीं जो ये सब लगाए हैं, तो ये बचपन का मुख्य रूप से मेरी कहानी है। आगे फिर और जारी करूंगा। नमस्कार, मैं माफी चाहता हूँ लेट से आने के लिए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो है। जी नमस्कार, नमस्कार। हेमंत जी जुड़ गए नैनीताल या संभवतः देहरादून से, जहाँ तक मुझे खबर मिली है। हालांकि वो बात जी, हेमंत को भी नमस्कार, बहुगुणा जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हेमंत देहरादून में नैनीताल में? ना, मैं कल सुबह जाऊंगा। अच्छा। ठीक, बहुत बढ़िया। केरला जी से बात करते हुए बहुत आनंद आ रहा है सर, और कमाल के अनुभव, कमाल के संस्मरण है उनके। और उनकी मैं अपने दर्शकों को कुछ कमेंट देना चाहूंगा सर, इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे दर्शक हैं सर जो रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि किरोला जी का स्वागत है। महेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, नवीन चंद जोशी जी और मनोज कुमार खोलिया जी कह रहे हैं कि उदय किरोला जी को सादर प्रणाम, सुंदर कार्यक्रम और आदरणीय किरोला जी द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास उल्लेखनीय है। गिरीश चंद जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। और जमुना प्रसाद तिवारी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम को मैंने जमीन पर देखा है, कह रहे हैं किरोला सर, आपके लिए कह रहे हैं तिवारी जी कि आपके कार्य को मैंने जमीन पर देखा है। सैल्यूट करता हूँ सर आपको, आप विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद आपके विचार सुनने के लिए। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम सब चोर है, कहानी आ रही है। ये सर स्पीकर ऑन किया तो ऑफ कर दीजिएगा, आवाज रिपीट हो रही है, इको हो रही है। अगर फोन में किसी का स्पीकर ऑन हो आप में से, आप तीनों में से, तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। महेंद्र प्रताप जोशी जी सबको बधाई दे रहे हैं। और गिरीश भट्ट जी कह रहे हैं पुरानी यादें ताजा हो गई। और अल्मोड़ा के ही हमारे पर्वतारोही और शो में आ चुके हमारे मित्र सतीश भट्ट जी नमस्कार कर रहे हैं। हरीशचंद भट्ट जी कह रहे हैं शानदार अनुभव। राकेश जुगरान जी डाइट प्राचार्य देहरादून से और कवि हैं हमारे आदरणीय, नमस्कार कर रहे हैं सबको। निकुंज नीरज पंत जी जो कवि हैं अल्मोड़ा के सर, वो बड़ी रोचक बात कह रहे हैं कि उद्दा की असीमित ऊर्जा का राज क्या है। सभी सम्मानित जनों को, भट्ट जी और हेमंत जोशी जी को नमस्कार। इस सवाल का जवाब सबसे पहले हम लेना चाहेंगे सर। आपकी जो असीमित ऊर्जा है, मतलब इसका राज क्या है सर? धन्यवाद सर। कंट्रोलमैन जेपी जोशी जी ने ये भी लिखा है कि जोकर के रूप में बड़ी भूमिका रही है। मैंने पहले बताया, वास्तव में जोकरिंग करने का शौक था। और मेरे को एक बार एक ही रात में 3 रामलीला में जाने का सौभाग्य मिला है। द्वाराहाट की रामलीला में मेरे एक दोस्त गणेश नेगी जी थे। गणेश नेगी जी ने घाघरा पहना था और ब्लाउज पहना था, और मैं चूड़ीदार पजामा पहने हुए था। मेकअप करके ही हम चल रहे थे। और जाने के बाद नेगी जी साइकिल चला रहे थे, पीछे से मैं बैठा था। तो द्वाराहाट की बाजार से हम छतीना गए, और छतीना में हमने फिर प्रोग्राम देखे। फिर उसके बाद हम वापस डोडोली गए। एक रात में 3 जगह हमने अपना प्रहसन दिया, यानी जो जोकरिंग के काम करते थे। तो ये यादें कभी आती हैं पूरा इस टाइप का। मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने कभी जो अभी नीरज पंत जी ने भी कहा है कि क्या राज है, भाई साहब मैंने कभी काम को काम या बोझ की तरह नहीं समझा है। मैंने कई बार देखा हमारे गुरुजी लोग, अरे यार आज स्टाफ नहीं था, साहब ने 8 के 8 पीरियड मेरे लगा दिए। ये कई बार मेरे को अपने अध्यापक मित्रों से सुनने को मिलता है कि आज थक गए यार।
और मैं बागेश्वर वर्कशॉप में गया था, तो सुबह में 9:30 बजे हॉल के अंदर जाता था और 4 बजे ही छुट्टी के समय बाहर निकलता था। बीच में एक आध बार लघु शंका के लिए जाता हूँगा, नहीं तो मैं पूरे उसको कहीं बोझ के तौर पर नहीं समझता हूँ किसी भी काम को। तो मेरे को लगता है कि काम को काम की तरह किया जाना, एक मिशन की तरह किया जाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि यार आज ज्यादा पढ़ा दिया, ये कर दिया, तो मैं यही मानता हूँ कि एक मिशन की तरह हम समझेंगे तो वो बोझ नहीं लगेगा, ना कोई थकावट होगी, ऐसा मेरा मानना है। भट्ट जी। जी बहुत बढ़िया सर। अभी हेमंदा और बहुगुणा जी भी आपसे मुखातिब होंगे कुछ क्षणों के पश्चात, लेकिन मैं एक सवाल आपसे, और सवाल नहीं मतलब एक प्रार्थना आपसे करना चाहूंगा। ये कविता का आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जिसमें आदरणीय बीएन सिंह जी ने कहा था कि सुमित्रा नंदन पंत की झलक आ रही है, और फिर थोड़ी देर बाद उसका पोस्टमार्टम करना शुरू किया था। अगर आपको जी कविता याद हो तो हम सुनना चाहेंगे सर। नहीं, वो वाली कविता तो नहीं है सर याद अभी। वो वाला नहीं है, मतलब इस टाइप का। जी लेकिन वो कविता को सीखने का एक जो टीचिंग मेथड था ना, टीचिंग जी मेथड था, वो सीखने को मिला सर उनसे। जी कविता तो बिल्कुल। मैं और अभी भी ये ज्यादा नहीं लिख पाता हूँ। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि यही तरीका है कविता लिखवाने का जो उन्होंने आपके साथ आजमाया। जी और महेंद्र प्रताप जी सर। जोशी जी कह रहे हैं कि आप एक बेहतरीन कलाकार हैं। सन 1992 में जीआईसी महाकालेश्वर में उनकी पार्टी ने बहुत शानदार कार्यक्रम दिया था। जी महेंद्र जी ध्यानी जी जी आपका स्वागत कर रहे हैं, कुंवर सिंह रावत जी, बसंत पांडे जी, बीना फुलेर जी, और काठमांडू से हमारे बाल साहित्यकारी शो में भी आए थे, नेपाल से ध्रुव कुमार घिमरे जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, मोहन जी चौहान जी, मनोज कुमार खोलिया जी, बहुत सारे दर्शक हैं, प्रकाश पंत जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को देख के अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। सर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सारे दर्शकों को, और माफी भी चाहता हूँ कि मैं सबका जिक्र लगातार नहीं कर सकता, क्योंकि हमें हमारे मेहमान जो है आज के उनसे ज्यादा बात करनी है। लेकिन मैं सबकी टिप्पणियां स्क्रीन पर जरूर शो कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा। और अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल आएगा आपकी ओर से, दर्शकों की ओर से, तो मैं उसको लूंगा। हेमंदा आप भी बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि किरोला जी के प्रशंसक रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर, कहना चाहेंगे? ओह हेमंदा चले गए सर, जैसे ही उनसे मैंने बात करने का निवेदन किया, जी जी। नेटवर्क चला गया। तो ये, हाँ हाँ जी। अब हम आपके अब मुख्य कार्य की ओर लौटते हैं सर। ये तो आपने बताया कि आपने रामलीलाएं की, आपने जोकरिंग की, आपने प्रेस खोली, आपने कोई काम ऐसा नहीं, बिस्किट बेचे, बिस्किट फैक्ट्री में काम किया, बहुत सारे जी जी। जबरदस्त अनुभव, आपने पत्रिकाओं के लिए पैसे चुराए, और मतलब कमाल है सर आप। ये बाल साहित्य की ओर कैसे आपका मुड़ना हुआ सर? वो कौन सी घटना थी जिससे आप जो है बाल साहित्य के होके रह गए? सर हम लोग एक संगठन है, भारत ज्ञान विज्ञान समिति। जी जी और मैं भी रहा हूँ उसमें सर। जी, उस संगठन में विशेषकर बच्चों के बाल मेले और इनका आयोजन किया जाता रहा है। और मैंने इसके लिए हस्तिनापुर मेरठ में 4 दिन के वर्कशॉप की, बाल मेले की। अच्छा लेकिन इसी के बीच में जब मैं लखनऊ में 20 दिन की लेखन की ट्रेनिंग करके आया, तो मैंने भारत ज्ञान विज्ञान समिति की कार्यशाला में लेखन को भी फिर जोड़ा। और जो 20 दिन में उन्होंने हमसे किताब बनाई साक्षरता निकेतन लखनऊ में, वो 5 दिन में मैंने उस कार्यशाला को यहाँ जोड़ते हुए 5 दिन की कार्यशाला हम बच्चों की लेखन की करते हैं। तो फिर हम इस 5 दिन की लेखन की कार्यशाला में प्रत्येक बच्चे से एक एक 2-2 पन्ना जोड़ते हुए 150-200 पन्ने की एक हस्तलिखित पत्रिका उन दौर में विशेषकर 2000 से पहले बनाते थे। तो फिर बाद में आया जी कि अगर इसको कोई पत्रिका का रूप दिया जाए तो ज्यादा और अच्छा हो सकता है। तो हमने 2000 से हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया, और उसको हम उन दिनों 50 पैसे का फोटो स्टेट होता था, हम बिगर कोई उसका कमीशन मतलब लिए हुए हम 2 रुपए में 4 पन्ने फोटो स्टेट होते, तो 4 रुपए में हमारे साथी हम सब लोग उसको बेचते थे। और फिर 2004 में हमने बाल प्रहरी का प्रकाशन किया। और जैसे मैंने बताया भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हम लोग जुड़े हैं, तो ये लगा कि पत्रिकाएं तो कई निकल रही हैं, लेकिन विज्ञान के आज के दौर में भी मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के से हुआ समुद्र में, इस टाइप की रचनाएं जब कई पत्र पत्रिकाओं में मिली, यानी जो गैर
मतलब जो तार्किक नहीं थी, तो लगा कि एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जिसमें कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। तो हमारे साथी जिसमें नीरज पंत जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, डॉक्टर दीपा कांडपाल जी हैं, ये सब लोगों ने, हमारे एक संपादक रतन सिंह किरमूलिया साहब हैं, तो एक संपादक मंडल के माध्यम से हमने 2004 से बाल प्रहरी का प्रकाशन किया। और हमने प्रवेशांक से ही उसमें 12 पन्ने बच्चों के लिखे अपनी पत्रिका में दिए। और जब मैं इस पत्रिका लेकर दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार के घर मिलने गया, तो उन्होंने कहा, बेटा आप बहुत बचपना कर रहे हो, बच्चों की रचनाएं ज्यादा दे रहे हो, इससे बचपना जैसा लग रहा है, तो आप ऐसा करो, आधा पन्ना, एक पन्ना बहुत है बच्चों की रचना, आप इसको कम करो। तो लेकिन उन्होंने जो भी बात कही, मैं उनकी बात पर अपने को तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि आज देश की दूसरी पत्रिकाएं भी बच्चों की रचनाओं को छाप रही हैं। तो जब 12 पन्ने बच्चे लिखेंगे तो वो बच्चे कौन होंगे, इसके लिए हम फिर स्थान स्थान पर बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। और अभी तक हमने पूरे देश में अपने उत्तराखंड में तो किए ही हैं, देश के गुवाहाटी में, राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, और अपने राजसमंद, और उसके बाद बिहार के भागलपुर, चेन्नई, कोलकाता, अपने मित्रों के सहयोग, जन सहयोग से, कोई प्रोजेक्ट का बेस नहीं था। यानी मुरादाबाद मेरे शाड़ू भाई रहते हैं, उनके लड़की की शादी थी, तो 5 दिन पहले चले गए, वहां मेला कर दिया। देवरिया में हमारे एक मित्र डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे जी के यहाँ परिवार में शादी थी, तो उससे पहले 5 दिन चले गए। तो एक जन सहयोग से अभी तक हम करीब 285 वर्कशॉप 5 दिन की लगा चुके हैं। और कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं के माध्यम से हमारा ये मन है कि हम बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करें। जब मैंने कहा नंदन में मेरा चिट्ठी भी छपती थी तो मेरी बड़ी खुशी होती थी। तो आज मैं सोचता हूँ हमारी बाल प्रहरी में जरूर कुछ चिपका हुआ है। देश की अन्य पत्रिकाओं की तरह शायद हम अच्छा मैटर नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी नया विद्यार्थी हूं। और एक अंक में करीब 50-60 बच्चों की रचनाएं हम छापते हैं। मेरा उसको छापने के पीछे यही है, एक पन्ने में तो 4 लाइन की कविता देखे, अगर टमाटर पर है, पूरे पेज में टमाटर लगा के कविता को सजा के जा सकता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि उस टमाटर की जो अगर 7 बच्चों की रचनाएं छवि तो 7 बच्चे खुश होंगे, तो अगर 12 पन्ने हैं तो बच्चे खुश होंगे। ये कहीं ना कहीं हमारा है। और आज हम 12 पन्ने बच्चों के लिखे हुए छाप रहे हैं, तो हमको सहयोग भी मिल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कई लोगों ने हमारी पत्रिका के बारे में कहा। मैं खुद कह रहा हूं कि जिस तरह हम चाह रहे थे वो पत्रिका को उस टाइप से नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कहीं ना कहीं हम इसको और अच्छे बनाएं। काफी नए लोग हमको मदद कर रहे हैं। तो ये पत्रिका का सफर है। और हम बाल साहित्य पर छोटी छोटी इसमें कैसी रचनाएं, इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी बाल साहित्य की गोष्ठियां करते हैं। और 2006 से हम लगभग हर साल बच्चों के काव्य राष्ट्रीय बाल साहित्य गोष्ठी करते हैं उत्तराखंड के अलग अलग जिलों पे। तो उसमें हम सब लोग अपने खर्चे से आते हैं। रजनीकांत जी अभी बता रहे थे हमारे कार्यक्रम में आए हैं, काफी साथी जो जुड़े हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में लोग अपने खर्चे से आते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था हम करते हैं। और कार्यक्रम ऐसे स्थान पर करते हैं जहां कम से कम रहने की व्यवस्था निःशुल्क हो जाए। और हम इधर करीब 10 लोगों को सम्मानित भी करते हैं, जिसमें 10 लोगों को हम से पुस्तकें पुरस्कार के तौर पर मांगते हैं। और उनको 3,000 रुपये, 10 लोग को हम 2,100 देते हैं। लेकिन वो देने वाले कौन होंगे, 10 लोगों को जोड़ते हैं, कहते हैं कि आप 2,100 3,000 अपने किसी पारिवारिक जन की स्मृति में दीजिए। और उस 3,000 में से हम 2,100 नकद देते हैं। उसके बाद शॉल, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, अन्य छोटे छोटे खर्चे उसमें आते हैं। तो ये जन सहयोग से हम इसको करते हैं। देखिए साहब, जहां चाह होती है वहां राह मतलब रास्ते निकलते हैं। हमारे यहाँ एक विपिन चंद्र जोशी जी हैं, उप शिक्षा निदेशक रहे, उन्होंने हमको 50,000 रुपए दिया, कहा कि इस
इससे जो ब्याज निकलेगा उसको आप 3 महिला साहित्यकारों को सम्मानित कीजिए। हमारे यहाँ एक केपीएस अधिकारी साहब है, रिटायर्ड टीचर है, शिक्षाविद है, उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में हमको 11,000 रुपया हर साल देते हैं। उसमें से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप का, यानी उसमें कहानी प्रतियोगिता आयोजित करके, तो कहीं ना कहीं हम पारिश्रमिक तो नहीं दे पाते हैं अपने रचनाकारों को, लेकिन एक नया इधर से निकला है कि इस बहाने कम से कम हमको कुछ अच्छी रचनाएं हमारे विद्वान साथियों के माध्यम से मिल रहे हैं जो श्रेष्ठ बाल साहित्यकार हैं। और मैं अपनी टीस भी यहाँ कहना चाहता हूँ, एक ऐसा वर्ग भी जरूर है जो चाहता है कि हम केरोला जी को बिगर मानदेय की कोई रचना नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी देश के विभिन्न राज्यों के लोग हमको अपनी रचनाएं दे रहे हैं। मैंने कहा हम उतनी अच्छी नहीं निकाल पा रहे, मैं अपनी कमी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो हमको मदद करते हैं। मैं आपको एक श्याम पलट पांडे साहब हैं साहब, मैंने कहीं उनका पता देखा, मैंने उनको बाल प्रेरी भेज दी, उनका अगले कुछ समय बाद 5,000 रुपए का चेक आ गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका संरक्षक सदस्य बनना चाहता हूँ। तो ये देखिए, जहां एक लोग जानबूझ करके मतलब ये एक सहयोग न करने की बात करते हैं, ऐसे लोग भी है जो हमको जानते भी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बच्चों की रचनाएं दी जा रही हैं, तो सब ऐसे लोग भी हैं और सहयोग पूरा मिल रहा है, आर्थिक तौर पर भी और लेखकी सहयोग के तौर पर भी। तो ये पत्रिका को और अच्छा बनाने के लिए आज के माध्यम से आप मुझे को जोड़ा है, अन्य मित्र भी हमसे जुड़ेंगे ऐसी आशा है। जी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त दिल्ली से लाइव नमस्कार सर आपको। CCRT। जी गिरीश जोशी साहब नमस्कार आपको। जोशी सर आपका माइक म्यूट है सर। माफी चाहता हूँ, देर जी से सर, नमस्कार जोशी सर जी को बहुत बहुत प्रणाम। जी सर नमस्कार जी। आज का सवाल सर मैं कहूँगा कि आप पढ़ दें एक बार भी थोड़ी दर्शकों के लिए, ताकि जी आज का सवाल हम चाहेंगे सर आप पढ़ दें एक बार। मैं पढ़ूं? जी जी मैंने पढ़ना है। जी जी, आपके मुंह से अच्छा लगता है सर। जी परिवार में तो भारत में इन्होंने एक चेतना का विस्तार किया। सर आवाज थोड़ा साफ नहीं आई, शुरुआत में दोबारा से पढ़ जब दीजिएगा इनके एक बार। पिता का देहांत हो गया, भाई हेलो, मैं सर की आवाज सुन नहीं पाया सर, आप लोग सुन पाए क्या? नहीं सर, पूरा आवाज नहीं आ पाई। आवाज नहीं आ पाई, कर रही थी आवाज। आप पढ़ दीजिए, आपकी आवाज साफ आ रही है, आप पढ़ दीजिए। भोगना जी, जोशी सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं आई सर। अच्छा चलिए, तो मैं पढ़ देता हूँ सवाल को। जोशी सर के यहाँ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल को दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा दूं। आज का प्रश्न है कि इन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में लिया, परंतु भारत में एक चेतना का विस्तार किया। मुश्किल 13 वर्ष के जब ये थे तो उनके पिता का देहांत हुआ और बड़े भाई की छत्र छाया में उन्होंने अपना जीवन जिया। 2 आने यानी कि 12 पैसे इन्हें अनमोल सिंह मिनी, इन्होंने सहायक अध्यापक की नौकरी की। इनकी पत्नी को ऐसा रोग लगा कि उन्होंने ही इनको दूसरा ब्याह करने का प्रस्ताव दिया।
अंग्रेजों ने इनको अपना दम दिखाया, स्वशासन और भारतीयता पर जोर दिया, और मृत्यु से पहले इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सब साथियों के सम्मुख अपनी आंखें मूंद ली। हम किन की बात कर रहे हैं, ये आज का सवाल है। और मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब देके खूबसूरत सा सन मोगल मायोप्टिकल्स की ओर से पुरस्कार स्वरूप जीते। तो केरोला सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेमंदा, आप सुन पा रहे हैं? जी। हेमंदा का भी मुझे फ्रेम फ्रीज लग रहा है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेमंदा आ गए जी। सुन पा रहे हैं हेमंदा? जी आ रही, बिल्कुल क्लियर आवाज। आप आपकी आवाज सुनने को तरस गए सर। हम इतने एपिसोड से आपके दर्शन नहीं हुए, और आपके बिना शो अधूरा है। तो ये जुर्माना तो आपको पड़ेगा इतने दिन एब्सेंट होने का, लेकिन वो फिर कभी करेंगे। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप किरोला जी से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलवाएं हमारे दर्शकों के लिए। हालांकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं थोड़ी देर बाद जी। लूंगा। जी, नमस्कार हेमंदा। नमस्कार सर। कुछ दर्शकों की जिज्ञासा है कि जैसा आपने कहा कि बिल्कुल पैसे चुरा के भी आप बहुत सारी किताबें लेते थे, धर्मयुग वगैरह, उन दिनों ये किताबें जी बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करती थी। फिर आपने बाल साहित्य की ओर आपका रुझान क्यों हुआ, और आपने बाल साहित्य की सेवा करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? हाँ, धन्यवाद हेमंत भाई। मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसके बाद मैंने साप्ताहिक द्रोणांचल टाइम्स का प्रकाशन किया। जी। साप्ताहिक वो करीब मैंने 11 साल तक साप्ताहिक अखबार निकला। उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक में टीचिंग में चले गया। जी। टीचिंग में जाने के बाद जैसे अभी बातचीत आई थी कि मेरा पढ़ाने का भी कुछ अलग मेथड था, और जी। इतवार के दिन मैं अपने बच्चों को गांव में पिकनिक मनाने यानी नुक्कड़ नाटक की टीम ले जा करके हम कार्यक्रम भी करते थे, वहीं नाश्ता करते थे, कहीं ना कहीं एक पिकनिक के तौर पर भी हमारा ये सब होता है। उसके बाद हम जब मैं ताकुला पॉलिटेक्निक में था तो हर साल हम ताकुला में बाल मेलों का आयोजन करने लगे, भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े। भारत ज्ञान विज्ञान समिति में बच्चों की गतिविधियां होने के साथ बाद में मैंने पत्रिका निकालने का प्रारंभ किया, और जी। इस पत्रिका के साथ ही हमने पहले उसको हस्तलिखित पत्रिका तैयार किया जिसमें बच्चों की रचनाएं छपती थी। तो बाद में ये आया कि क्यों ना ऐसी पत्रिका निकाली जाए जो जिसमें बच्चों की रचनाएं छपें, बच्चे खुश हों, क्योंकि ये पत्रिका क्या? तो अगर हम तैयार करते हैं तो हमारे पास रहती है, बच्चों का इसका कोई लेन देन नहीं होता, हमारे पास रहती है, लेकिन बच्चे तो खुश नहीं होते। तो ये सोचा कि बच्चों की पत्रिका निकाली जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया, हमने इसको पहले हस्तलिखित तौर पर 2 रुपए में हम इसको बेचते थे। 2000 से 2004 तक, और 2004 से हमने बाल प्रहरी का प्रकाशन बकायदा RNI भारत सरकार से नाम लेकर किया, और आज की तारीख में हम आप सबके स्नेह से इस पत्रिका को एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बना चुके हैं। और इस पत्रिका की अभी हम 3600 कॉपियां निकालते हैं, जो कि पहाड़ से निकलने वाली किसी भी पत्रिका की बिगर प्रोजेक्ट के, और अपने आप में एक हम लोग निकालते हैं। और हमारी इस पत्रिका की 625 कॉपियां भारत सरकार खरीदती है, और भारत सरकार उन प्रतियों को खरीद करके देश के गैर हिंदी भाषी राज्यों के विद्यालयों में भेजती है। तो इसके लिए भारत सरकार का केंद्रीय हिंदी निदेशालय हमको पते भेजता है 625 कॉपियां, और 625 कॉपियां वो सूची हमको भेजता है। उस सूची को हम के अनुसार पते भेजते हैं, और बाद में बिल भारत सरकार को देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं उपलब्धि आप सबके सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर इस पत्रिका का की एक पहचान बनी हुई है। जी सर। किरोला जी, हमारे बच्चे जिनकी फोटो उसमें आती है, जिनकी पेंटिंग्स, जिनके चित्र आते हैं, उनके जी माता पिता बहुत खुश होते हैं। जो आपने कहा कि जी हमारे समय में भी यदि कहीं भी हम लोग छप जाते थे तो बहुत ही खुशी होती थी। तो उन जी बच्चों के माता पिता भी बताते हैं कि इस अंक में मेरे बच्चे की फोटो है, और बहुत अच्छा लगता। ये बाल मनोविज्ञान भी है, और आगे बढ़ करके वो बहुत अच्छा लिखेंगे। आपने जी एक बहुत ही कृतज्ञता का भाव आप में मुझे हमेशा दिखता है। आपने कहा कि जब मैंने किताब द्रोण टाइम जब आपने निकाली थी, तो आपकी जो जब प्रेस भी आपकी बनी, तो आपने कहा कि 2 परिवारों के नाम लिए। मैं उस समय बिल्कुल रास्ते में था, सुन नहीं पाया।
और लोगों का भी किस तरह का आपके प्रति वो जो सहयोग का रवैया रहा द्वारा हाट में, थोड़ा इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आप एक रामलीला के भी बहुत अच्छे कलाकार थे जैसा मैंने सुना है। तो मतलब समाज में जब आपने प्रारंभ किया लिखना लिखाना, तो किन किन लोगों का आपको सहयोग रहा? खैर दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन सहयोग का जो कृतज्ञता है थोड़ा बताएंगे, फिर हमारे अगले जो प्रश्नकर्ता हैं वो अपना प्रश्न लेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं एक ऐसे अशिक्षित परिवार से, निरक्षर परिवार से, जहां माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकले थे, ऐसे में जब मैंने अखबार निकाला, उसके बाद प्रेस खोलने की बात करी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रेस खोलने के लिए भाई मुझसे पैसा तो बहुत चाहिए। काम तो नैनीताल से आप भी दे देंगे, हल्द्वानी से भी दे देंगे, बहुगुणा जी दे देंगे गढ़वाल से, लेकिन प्रेस को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो मेरे पास नहीं था। किसी तरह हायर परचेज स्कीम के तहत मशीनें तो लगा दी, प्रेस लगा दिया, लेकिन अब कागज कहाँ से आए? अगर हेमंत जी कहते हैं कि भाई 2 लाख का काम करना है केरला जी, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि 2 लाख को मेरे को कागज देगा नहीं। तो ये ऐसे दौर में मेरे को कम से कम भी पैसा चाहिए था। तो हमारे पारिवारिक जन में किसी को नहीं लगेगा कि ये प्रेस चला पाएगा, अगर हमने इसको पैसे दे भी दिए पता नहीं कहाँ डुबाएगा। तो मैंने अपने पारिवारिक जन, गांव से, इष्ट मित्रों में काफी बातचीत करी, लेकिन कहीं से नहीं मिला। मैंने बताया द्वारहाट में डॉक्टर बंगाली हैं, MBBS हैं, SM पलाधी साहब, जिनका द्वारहाट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में माना जाना नाम है। तो उन्होंने मेरी जमानत की साहब स्टेट बैंक के लोन के लिए। और एक उन दिनों रामलाल शाह सलीम गढ़िया हुआ करते थे, देखिए उन बेचारों का नाम इस समय आ रहा है, उन्होंने बैंक में मेरी जमानत करी। लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं खरा उतरा, प्रेस चला या न चला, लेकिन मैंने उनका पैसा, मतलब बैंक का पैसा चुकता करके कहीं न कहीं उनका विश्वास जीता है। पलादी साहब अभी भी हैं, जब भी मैं द्वारहाट जाता हूं तो उनके यहाँ जाने का प्रयास करता हूं। तो ये सहयोग की बात है, लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमारा बच्चा इतना करेगा, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे कोई व्यसन नहीं थे, काफी साल तक खींचा, उसके बाद ताकुला पॉलिटेक्निक में आ गए, तो फिर प्रेस छोड़ दिया, अखबार भी बंद हो गया, कुछ समय तक भाई ने चलाया, तो वो पुरानी गतिविधियां फिर लगभग बंद हो गई। नहीं, आपकी जहां चाह वहां रहा, और आपकी सफलता की कहानी हमारे दर्शकों ने सुननी चाहिए, इसलिए वो प्रश्न जबरदस्ती भट्ट जी ने आदेश किया, तो उस प्रश्न को हमने अपने दर्शकों के सम्मुख, आपके सम्मुख रखा। धन्यवाद जी। जी भट्ट जी। जी हेमंत, बहुत धन्यवाद। बहुबा जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी देर में उनके भी हम टिप्पणियां सुनेंगे। सर 2-3 सवाल आए हैं दर्शकों के किरोला सर। पहला सवाल तो ये है कि आपने कुंभकर्ण का रोल क्यों किया? बाकी भी तो रामलाल बहुत सारे पात्र होते हैं, कुंभकर्ण से ऐसी कौन सी मोहब्बत आप रही, ये जानना चाहते हैं लोग। कुंभकर्ण में कोई विशेषता तो होगी सर। कुंभकर्ण का ये था, मैं रामलीला का आयोजन किया, रामलीला कमेटी का मैनेजर भी रहा, अपने यहाँ द्वारहाट में, द्वारहाट बाजार से हट के एक अलग, जहाँ पूजा खेत में मैं रहता था, वहां हमने रामलीला की, तो उसका अध्यक्ष भी बना, और अध्यक्ष होने के नाते तो पूरी जिम्मेदारी होती ही है। विभिन्न पार्ट भी खेलते थे। एक बार हमारे यहाँ एक गुसाई दत्त जी होते थे हारमोनियम मास्टर, वो इतने बूढ़े थे, उन्होंने शो करके बताया कि इतना उछालना है पेट। उस बुढ़े जी को देख के मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद तो मैंने मतलब लोग मेरे को मेरा पार्ट पसंद भी करने लगे, लेकिन बाद में मैं हनुमान जी का भक्त बन गया। तो होता यह था कि अमूमन वो कुंभकर्ण का पाठ मंगल के दिन आता था, और व्रत होता था मेरा, राम को खाऊं लखन को खाऊं, ये होता था। तो फिर मैंने कुंभकर्ण का पाठ बंद कर दिया बाद में। तो ये भी उसके पीछे एक रही है, लेकिन कला दिखाने का एक प्रयास मैंने किया उस पाठ के माध्यम से। वैसे तो कई पाठ खेले, हनुमान का पाठ खेला, दूसरे पाठ खेले, और जहां जो नहीं मिलता था वहां छोटे मोटे तो कई पाठ खेलने को मौका मिला। जी जी मनोज कुमार खोलिया जी का एक सवाल था सर, जो मैंने आपसे भी पूछा।
और दूसरा त्रिलोक नेगी जी आप याद कर रहे हैं। और एक और सवाल है जो गिरीश चंद जी का है, जो हमारे बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं और हिंदी के शिक्षक हैं। वो पूछते हैं कि किरोला जी को सादर प्रणाम कह रहे हैं कि क्या आधुनिक साधनों में बाल साहित्य की भूमिका में, क्या आधुनिक साधनों ने बाल साहित्य की भूमिका में न्यूनता उत्पन्न की है? बाल साहित्य में मातृभाषा के शब्द उसे रोचक बनाते हैं। इस संबंध में आपके क्या विचार? जी सर, देखिए, जब बाल साहित्य की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जब बच्चा आता है, स्थानीय परिवेश, उसको जो आंचलिक भाषा की बात कर रहे हैं, मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बच्चा अपनी मतलब माँ के बाद पूरा समाज के बीच में बच्चा समाज से सीखता है, माँ से सीखता है और अपने स्थानीय परिवेश से सीखता है। तो ये जहां तक रही आंचलिक भाषा की बात, आज के इस दौर में जबकि हमारे घरों से आंचलिक भाषाएं विलुप्ति के कगार पर है, और ऐसी स्थिति में बच्चे क्या, हम बड़े लोग भी कहीं ना कहीं अपनी बोली भाषा को से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पुराने जो बाल साहित्य का था, पुराने घुघुती बांसुती या दूसरे जो खेल गीत थे, बाल गीत थे, वो आज कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर हैं। और जब बड़े ही नहीं दे उन पर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ तक जुड़ेंगे? मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कुमाऊनी लोकगीत में बाल गीत करके मेरे को एक फेलोशिप दी थी, जिसमें मैंने करीब 100 बाल गीत लोरियों को संकलन करने का प्रयास भी किया है। और कहीं न कहीं ये जो आंचलिक भाषा यानी बाल गीत है, हमको लिखने भी हैं। यद्यपि आज कुमाऊनी में काफी कुछ लिखा जा रहा है, आंचलिक भाषाओं में लिखा जा रहा है, और हमारा प्रयास ये भी रहता है, जहां भी मैं बच्चों की वर्कशॉप करता हूं तो एक सत्र आंचलिक भाषा का जरूर होता है, चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो या अगर राजस्थान में जाता हूं तो मेवाड़ी हो या छत्तीसगढ़ी हो, तो एक आंचलिक भाषा का सत्र भी मैं एक दिन जरूर रखता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अपनी भाषा से जुड़े, ये मेरा प्रयास रहता है। जी बहुत बढ़िया सर, आपके प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और हमारे एक दर्शक है सर, वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप हुड़का बजाने में भी बहुत मास्टर हैं। तिवारी जी कह रहे हैं, जिना प्रसाद तिवारी जी हैं, कि आप हुड़का बजाने में मास्टर हैं, और अगर हुड़का आपको देख के बहुत ऊर्जा आ जाती है, और अगर हुड़का आपके अगल बगल हो कहीं मोहल्ले में, पड़ोस में या कमरे में, तो हम उसकी एक बैग जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, मेरे घर पर ही है। और बिल्कुल तिवारी जी को देखे, अमूमन हमारे यहाँ जब सालदे बिखोती का मेला लगता है तो पूरे मेले में कौतक्यारों के साथ, हुड़के के साथ में रहने का मेरे को सौभाग्य मिला है। मेरे को ज्यादा मेरा स्वर तो ज्यादा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अभी हुड़का कहीं किनारे से निकल जाए तो थोड़ी देर में ये देखूंगा, मैं निकालने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल उसको, लेकिन थोड़ी देर ढूंढता हूँ मैं। महेंद्र जानी जी कह रहे हैं कि आपने बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो ये बहुत बड़ा त्याग है सर जो आपने बाल साहित्य के लिए किया, और पूरा देश और पूरे देश के बच्चे और पूरे देश का बाल साहित्य इसके लिए आपका ऋणी रहेगा सर। चलिए धन्यवाद, जितने भी शुभ चिंतक हैं उन सबको नमस्कार। और आपके इस मनोबल से कुछ काम और प्रेरणा मिलती है, मनोबल बढ़ता है। जो अभी नीरज पंत जी ने पूछा कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है, जब लोग कहते तुम अच्छा कर रहे हो तो लगता है कि अच्छा, लोग का एक मनोबल जरूर बढ़ता है। साहब, ये ताकत अपने मित्र लोगों से ही मिलती है। नहीं सर, मुझे याद है, मैं जब मैं उधम सिंह नगर में परियोजना में था, तो आप कई बार विज्ञापन के लिए आते थे हमारे पास, तो मैं सबसे पहले आपका विज्ञापन स्वीकृत कराने की कोशिश करता था। आपका पेमेंट सबसे पहले जी अगर आपको याद हो। और मैं खुद भी बाल प्रहरी का आजीवन सदस्य हूँ, और पाठक होने के नाते मैं ये सारे इस शो को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी शिक्षक और बाकी लोग इस शो को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब भी बाल प्रहरी के कम से कम आजीवन सदस्य बने, जिसके कि जो मिशन मोड में काम हो रहा है, जो प्रहरी के रूप में इतना
महत्वपूर्ण काम किरोलॉजी कर रहे हैं, इसको प्रोत्साहन मिले। आप पत्रिका अगर नहीं पढ़ पाते तो अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाइए, अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाइए। हो सकता है आपके पास समय ना हो, मेरे साथ अक्सर होता है, लेकिन मैं पत्रिका अपने स्कूल के बच्चों को बांटता हूँ। मैं जिस भी स्कूल में रहा, बाल प्रहरी में अपने स्कूल बच्चों को बांट देता हूँ, वो बहुत आनंद उठाते हैं और कई बार उन्होंने रचनाएं भी भेजी हैं आपके लिए। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य आपका है। इसलिए मेरे पास तो तारीफ के लिए शब्द नहीं है। बहुगुणा जी के साथ कुछ सकते हैं, तो बहुगुणा जी आप कुछ तारीफ करते हैं, ये बहुत देर शांत है। जी स्वागत है बहुगुणा जी, नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार। 2005 से लेकर के और 2011 तक, मतलब 2011 में जब मैं शिक्षा विभाग में आया, उससे पहले लगभग 5-6 साल में ऐसा दौर था मेरा कि मैं साल में 8-9 महीने रानीखेत, अल्मोड़ा, चौखुटिया वगैरह में गुजारा था। तो उन दिनों मतलब 3-4 वर्कशॉप में इनकी मेरे को भी जाने का मौका मिला। किरोला जी, हमारे एक मित्र रघु तिवारी जी, उनके साथ मैं जाया करता था। तो मैं इनसे जब भी इनके काम को देखता था, इनके व्यवहार को देखता था, तो मुझे हमेशा कुछ सीखने को मिलता था। और बहुत अच्छा लगता था देख करके कि एक आदमी कितने सहज तरीके से बच्चों के बीच में काम कर रहा है, उनको बता रहा है, वर्कशॉप में समझा रहा है कहानियों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में। और मेरा यहाँ पे एक सवाल है किरोला जी से। किरोला जी, आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अक्सर आप बच्चों के साथ में काम करते रहते हैं, ज्यादा समय आप बच्चों के साथ जाते हैं, तो कभी आपको लगता नहीं कि दुनिया में बच्चे ही होते तो कितना बढ़िया रहता है? बड़ों ने तो दुनिया बहुत खराब कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है। कभी आपके मन में विचार तो आता होगा ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी, आगे बढ़ जी। आप इस पर बोलना है मेरे आ रहा है मेरे को इस पर बोलना है। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए। हाँ बहुगुणा जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। लेकिन बच्चों को बच्चा बनाने की कहाँ बात हो रही है। बच्चों को तो हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो उनके 100 में से 100 नंबर आ जाएं, हम ये देखना चाहते हैं। अगर उसका एक नंबर भी 100 में से कम आ गया तो हम उसके बचपन को छीनते हैं। और आज तो जबकि भारी बस्ते और ट्यूशन पद्धति ने पूरा बच्चों का बचपन ही छीन दिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो नंबर बढ़ाने वाली बात आई है, ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक कुंठित भावना है कि उसके ज्यादा आगे मेरे कम आए। और तो ये एक जो हमारे अभिभावक हैं आज डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जी जी सर। किसी का माइक ऑन है, वो स्पीकर ऑन है, इको हो रहा है, तो अगर आप में से किसी का ऑन हो तो प्लीज उसको बंद करिएगा ताकि हम बातचीत को स्पष्ट और साफ साफ तरीके से सुन सके। धन्यवाद। रजनीकांत, त्रिलोक नेगी एक सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे युवा जो है वो मोबाइल फोन के दुरुपयोग की तरफ बढ़े हैं, इसके लिए क्या सुझाव? जी सर, बिल्कुल ये जो बात कह रहे थे, अभी हमने 2019 में नैनीताल में एक सेमिनार किया, मोबाइल और बच्चे। उसमें आदरणीय शेखर पाठक जी और कई विद्वान थे, तो सभी ने कहा कि बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगा। देखिए, कभी किसी की बात जम जाती है तो हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति देहरादून के विजय भट्ट जी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, साहब आप कह रहे हैं बच्चे बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल का कोई विकल्प नहीं है आज के दौर में। यदि हमने मोबाइल नहीं सीखा या हमने नेट नहीं सीखा तो हम जो ये आज दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे जाएंगे। तो मोबाइल तो हमको सीखना ही है, लेकिन वो बच्चों तक उसकी कितनी पहुंच हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और हम सबके संज्ञान में है। उसके बाद कोरोना काल आ गया और जो पहले बच्चों को देने की, मोबाइल न देने की बात कर रहे, आज अच्छा महंगा महंगा मोबाइल खरीद के दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन कितना मोबाइल देखें। जो देखने की बात करें साहब, आप आज का, पहले से हमारी माँ लोरी गाती थी,
बच्चा लोरी सुन के चुप हो जाता था। आज तो माँ यूट्यूब से मोबाइल पर गाना लगा रही, बच्चा सुन रहा है। अब क्या उस लोरी से बच्चे वो आएंगे? तो ये मोबाइल वो लोरी सुन के बच्चे का कहाँ, मतलब कोई एक माँ का जो अपनत्व तो है। देख, लोरी कोई सिखाने की चीज थोड़ी, वो तो दिल के अंदर के भाव निकलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज के दौर में मोबाइल जरूरी हो गया है, और जो जिसने मोबाइल नहीं सीखा वो कहीं ना कहीं निरक्षर की श्रेणी में है। और हम बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? अभी भट्ट जी ने कहा कि बच्चों से कहो कि इसको ठीक करो। हम बच्चों से सीख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हाँ, यह है कि उनकी पहुंच कितनी हो, इस पर हमको थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन बच्चों से हम उसको जबरदस्ती छीन के मतलब कोई ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। जी सर। जी, बहुत बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया सर। और ने जोशी जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने बड़ों की बात नहीं मानी वही बच्चे बड़े होकर महान बने। वो तो शुक्र है कि बच्चे बड़ों की सारी बात नहीं मानते, नहीं तो एक दिन है उसका कविता नहीं बन पाती और दुनिया और अधिक स्वार्थी होती। वाह दिनेश भाई, बहुत एकदम सटीक टिप्पणी आपने की है। और उड़ीसा से नागबेन सोइन जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं, आपके विचारों से सहमत होते हुए। तो आप सर, आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, आप कविता संग्रह छपा है, तो आप थोड़ा सा एक वार्ता को दूसरे दूसरे रंग की ओर ले जाते हैं, दूसरी विधा की ओर ले जाते हैं। तो आपकी कविता सुनते हैं, उसके बाद हुड़का तब तक मंगा लीजिए सर। जी हाँ, चलिए। हुड़का तो आ ही जाएगा, बिल्कुल सामने है, हुड़के की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को कविता सुनाऊं एक? जी सर जी, बड़ा आपकी जो जो आपको बहुत पसंद हो खुद की लिखी कविता, वो हम सुनना चाहेंगे। चलिए, मैंने कुछ कविताएं बच्चों के लिए लिखी हैं, लेकिन मैं एक जो मेरे को पसंद आती है, अच्छी लगती है, मैं एक कविता यहाँ शेयर करना चाहूंगा। हिंदी में कविता है। कविता का शीर्षक है बर्फ। बर्फ। आसमान से फूल बरसते, आसमान से फूल बरसते, ऐसे गिरता जाता बर्फ। आसमान से फूल बरसते, ऐसे गिरता जाता बर्फ। शांत हवा है, वर्षा बंद है। शांत हवा है, वर्षा बंद है, केवल गिरता जाता बर्फ। केवल गिरता जाता बर्फ। चिड़िया चुप है, गुड़िया खुश है। चिड़िया चुप है, गुड़िया खुश है, चुपके से गिर जाता बर्फ। आसमान का फ्रिज टूटा क्या? आसमान का फ्रिज टूटा क्या? जमी पर आ जाता बर्फ। आसमान का फ्रिज टूटा क्या? जमी पर आ जाता बर्फ। थाली प्लेट जो भी रखो, पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, थाली प्लेट जो भी रखो, सब में टिक जाता बर्फ। गुड़ मिलाकर उसे मसलकर, मुन्ना खूब खाता बर्फ। गुड़ मिलाकर उसे मसलकर, मुन्ना खूब खाता बर्फ। दादी कहती बाहर न निकलो, दादी कहती बाहर न निकलो, परियां संग लता बर्फ। चुन्नू मुन्नू शोर मचाते, खूब मजा लाता है बर्फ। खूब मजा लाता है बर्फ। जी सर। वाह, बहुत बढ़िया सर, कमाल। जब तक आप हुड़का निकाले, मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में एक बड़ा रोचक तथ्य बताना चाहूंगा सर। हेमंदा भी यहाँ पर है और बोना जी भी है। हेमंदा, आप तो क्रिकेट के बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं और आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट अभी चल रहा है। अभी गाबा में जो है भारतीय टीम ने वो दिखाया जो असंभव कहा जाता था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया और 32 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया गाबा को टेस्ट मैच हरा किसी भी टीम से दुनिया की। उसमें हमारे उत्तराखंड के पंत ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उस जीत में। और हम सब जानते हैं कि टेस्ट मैच जो है, क्रिकेट टेस्ट मैच, वो 5 दिन की अवधि का होता है। 5 दिन का एक टेस्ट होता है, सब जानते हैं। और उदय किरोले जी जो बच्चों की कार्यशाला करते हैं, वो भी 5 दिन की एक होती है। बड़ा रोचक सामने। तो 5 दिन का एक टेस्ट और केरला जी की 5 दिन की एक कार्यशाला बराबर। ठीक। अब उदय केरला जी ने 285 कार्यशालाएं कर दी हैं सर 5 दिन की बच्चों के साथ। 285, 285। तो यानी कि केरला ने लगभग
285 टेस्ट मैच खेल लिए और हेमंत क्या का बात। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अगर किसी खिलाड़ी के, किसी क्रिकेटर का नाम है तो वो है क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब। और उन्होंने केवल 200 टेस्ट खेले हैं, केवल 200। केरोला जी और ने खेले हैं 285। क्या 200। बात है। तो केरला जी का ये विश्व रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई तोड़ने वाला है। और तेंदुलकर साहब तो रिटायर हो गए, लेकिन केरला जी मुझे लगता नहीं कि आप रिटायर होंगे। आपकी क्या योजना है इस बारे में सर भविष्य में? अभी खेलते ही रहेंगे? जी, क्या बात है भाई जी। मैं भट्ट जी ये बताना चाहता हूं, ये 5 दिन में हम टारगेट रखते हैं कि प्रत्येक बच्चे की एक हाथ से लिखी हुई किताब तैयार हो जाए। अच्छा। और बढ़िया। अ, उसमें हम ऐसा कुछ भी मैटर नहीं लिखवाते जो बच्चा कहीं से उतार के लिखे। जैसे मेरा हाँ, परिचय, मेरे जीवन की घटना, यात्रा वृतांत, हाँ कुछ चुटकुले, पहेलियां, इनको संकलन का काम हम जरूर कराते हैं। तो सब लगा के बच्चे कुछ अपने मन से लिखने का प्रयास करते हैं। और मेरे को कभी कभी ये अच्छा लगता है कि हमारे जो अभिभावक हैं बोलते हैं कि ये बच्चे बाकी स्कूल होमवर्क करने के लिए तो बिल्कुल रोते हैं, करते बिल्कुल हैं। आपका काम तो ये रात देर तक करते हैं, आप क्या घुट्टी पिलाते हो इनको जो ये काम करके लाते हैं। और वास्तव में अपने आप 5 दिन क्या, लास्ट दिन तो लास्ट ही दिन है, पहला दिन पहला ही दिन है। तो 4 दिन में बच्चे की एक किताब हस्तलिखित तैयार होती है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में जो होड़ होती कि मैं उससे अच्छा बनाऊं। जो मैंने पहले बताया कि तुम तो कानपुर के बच्चे आ गए हैं, इलाहाबाद के बच्चे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेशन का काम है कि आपकी किताब अच्छी बने। तो ये दूसरा, हम इन गतिविधियों में जब भी हम कार्यशाला करते हैं तो हम अपना ओर से कोई टाइम टेबल नहीं थोपते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि कितने बजे टाइम रहेगा, तो कहेगा साहब 9:30 बजे। तो 9:30 तय हो गया। अगर कोई 9:30 से 1 मिनट लेट आए, आप कहें आप सबकी इजाजत हो तो हम उसको कल नहीं आने दें। तो दूसरे दिन एक बच्चा लेट आएगा, उसको निकालने का मन तो नहीं है हमारा। देखिए कल ये तय हुआ कि इनको नहीं आने दिया जाएगा। इनको एक शर्त पे लिया जाता है कि आप इनकी कोई जिम्मेदारी ले ली कि अगर कल ये देर में आए तो मैं घर को जाऊंगा। अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो हम इनको आने देंगे। सवाल उसको भगाने का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जिम्मेदारी की है कि, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे जो करते हैं। तो कहीं 5 दिन की कार्यशाला में लास्ट दिन बच्चे ही कार्यक्रम का संचालन करते हैं। काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि, संचालक, अध्यक्षता सब बच्चे होते हैं। और अध्यक्ष का चुनाव भी ये नहीं कि भट्ट जी का लड़का है तो इसको अध्यक्ष बनाना है या संचालक बनाना है। बाकायदा प्रस्तुतिकरण होगा, जिसको मिलेंगे वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो संचालक बनेगा, जिसको कम वोट मिलेंगे उसके बाद वो सहायक संचालक बनेगा, उसके बाद जिसको मिलेंगे वो संचालक बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। और अगर 4-5 हैं तो सबको निराश नहीं करना है। कोई मुख्य अतिथि बना है, कोई विशिष्ट अतिथि बन रहा है, कोई स्पेशल गेस्ट बन रहा है, मतलब उनको नाराज भी नहीं करने का मन है। तो ये एक बच्चों को आगे बढ़ाने का मकसद हमारा है। तो ये कार्यक्रम जो बच्चों के हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार हम लोग करते हैं। ये टाइम टेबल हमारी ओर से कोई थोपा नहीं जाता है। जी सर, बहुत भट्ट जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाह, जी लाजवाब, जबरदस्त। तो ये बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से आप कार्यशालाएं करते हैं, उसके लिए जी आपको बहुत बधाई सर। इस शो को जो दर्शक देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, ज्यादातर लोग शिक्षक हैं। तो मैं उनकी ओर से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर कि वो अगर अपने विद्यालय में इस तरह की कार्यशाला करना चाहें, आपको आमंत्रित करना चाहें, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे वो आयोजन कर सकते हैं? थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा। हुड़का हुड़का सुनते हैं। जी अ, देखिए हम जो कार्यशालाएं करते हैं, जहां भी, जैसे मैंने बताया, मैं मुरादाबाद अपने सड़ो भाई के लड़की की शादी में गया तो 5 दिन कार्यशाला पहले तय होगी। देवरिया में गया तो वहां 5 दिन पहले तय होगी। मैं भागलपुर गया तो अपने मित्रों से बातचीत करके
इसमें मुख्य रूप से हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो मुख्य रूप से होता है कि 5-6 स्कूल के बच्चे हों, क्योंकि अगर केवल देवकीनंदन भट्ट जी के स्कूल में होगा तो ये होगा, तो वो कार्यक्रम तो भट्ट जी का हो जाएगा, एक किस्म से भट्ट जी के स्कूल का हो जाएगा। तो ये है कि देवकीनंदन भट्ट जी का भी हो, केरोला जी का हो, यानी 5-6 स्कूल हो, सरकारी गैर सरकारी, और करीब 50-60 बच्चों को हम जोड़ते हैं। और हम जब जन सहयोग से करते हैं तो 50 रुपया पंजीकरण शुल्क भी लेते हैं। तो पंजीकरण शुल्क लेने के बाद, यानी अगर 50 बच्चे हो गए तो 25, 2,500 तो जमा होगा। और 2,500 में अगर देहरादून करूं तो 2,500 तो आने जाने में भी नहीं निकलेगा। लेकिन उसके बाद भी हमारा ये प्रयास रहता कि चलिए, अगर सर्टिफिकेट छपने हैं तो सर्टिफिकेट बहुगुणा जी के सौजन्य से छप जाए, उनमें नीचे बहुगुणा जी का हो गया। कागज कहीं पर लग रहा है हेमंत जी ने दे दिया, कहीं पर 2 रिम भट्ट जी ने दे दिया, आज के जलपान की व्यवस्था अमुक ने कर दी। तो ये जन सहयोग से करते हैं। मैंने बताया देहरादून में हम हर साल 1 मई से 5 मई तक करते हैं। और 50-60 बच्चे अगर लेते हैं, अगर 60 बच्चे भी होते हैं तो 6-5 3,000 रुपया जमा होता है, आना जाना खर्चे सब लगा लीजिए। तो ऐसा कोई डिमांड नहीं रहती है। लेकिन इधर अब थोड़ा व्यवसायिक तौर पर करने लग गया हूँ। व्यवसायिक तौर पर इस मामले में है, जो भी साथी मेरे से कहते हैं, मैं कहता हूँ भैया थोड़ा बाल प्रेरी के मेंबरशिप बनाइए हमारी। ये जरूर स्वार्थ इधर करने लग गया हूँ कि हमारी पत्रिका के मेंबर आप अपने स्तर से बनाइए। इधर कुछ समय से ये जरा जोर देने लग गया हूँ, इसको आप जैसे भी कहें। नहीं, तो बहुत कोई भी अच्छा है सर, साथी बहुत करा बढ़िया है, सकते हैं अगर बातचीत हो। बहुत बढ़िया। और जिस अंदाज में बहुगुणा जी अपने जुल्फों में हाथ फेर रहे थे, उससे मुझे समझ में आया कि जल्दी जो है मुंडेश्वर में आपको बुलाया जाने वाला है कार्यशाला के लिए। जी संभवतः फरवरी मार्च में ही वो बुला लेंगे। उनका जी उनका मन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, क्यों बहुगुणा जी? बिल्कुल 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 बुलाया जाएगा। तो चलिए जी सर, सर। हम एक कार्यशाला मुंडेश्वर में तय हो गई, और हेमंत तो खैर हेमंत ही है। जी 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 तो अब हम हुड़के की ओर चलते हैं सर। आप चूंकि उत्तराखंड के जो दर्शक हैं वो तो जानते हैं कि हुड़का क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हुड़के का परिचय पहले हमारे जो बाकी देश के इस शो के लोग देखते हैं, विदेशों से भी लोग इस शो को देखते हैं, थोड़ा जी हुड़के का परिचय देते हुए, और उसको बजाने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस चीज से बनता है हुड़का, थोड़ा सा जी प्रारंभिक परिचय देते हुए, फिर उसकी जो गमक है अलग अलग, वो जागर जी में कैसे बजती है और बाकी जी अवसरों पर कैसे बजती है, वो थोड़ा सा बताइएगा तो सर हम भी कुछ सीखेंगे। जी। होय होय होय। मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र हुड़का है। और ये यहाँ के जो आंचलिक गीत हैं उसमें इसको नंबर 1 बजाया जाता है मेला आदि अवसरों पर। दूसरा, ये हमारे यहाँ देवता की जागर भी लगती है, जिसमें जो हमारे उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे लोक देवता हैं, तो कहीं ना कहीं कतूर या गुल जी या दूसरे देवी देवताओं का हम लोग मानते हैं। और उसकी जागर एक तो नगाड़े के साथ लगती है देवी की जागर, और ढोल के साथ भी लगती है। और हमारे यहाँ तो हुड़का वाली जागर घर के अंदर लगती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को इसको ज्यादा टेक्निकली इसका अंदाज नहीं है, नहीं तो मैं ज्यादा बजाना जानता हूं, लेकिन मैंने रखा है। तो ये हमारी आंचलिकता बनी हुई है, हमारा ये लोक वाद्य यंत्र है। और ये जहां भी हमारे उत्तराखंड के लोग अपने कल्चर की बात करते हैं तो हुड़का जरूर बजाते हैं। तो सर मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ, ज्यादा क्या करना है? नहीं नहीं सर, ज्यादा भी सुना सकते हैं। और जमुना प्रसाद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप जोड़ा बहुत अद्भुत कमाल का गाते हैं। जी चलिए, पिछले साल तिवारी जी और हम लोगों ने साथ गाया था, तो मैं झोड़े की 2 लाइन आप सबके सामने रख रहा हूँ। झोड़े के मुख्य बोल हैं ये। मैं आपके ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ द्वाराहाट में सालदे बिखोती का मेला लगता है, वो बिना कैसके जानू दोरीहाटा। वाह। आज तो स्थितियां बदल गई हैं, और
पहले से ये होता है कि गांव से जो झोड़े निकलते थे, हर गांव में अलग अलग किस्म के झोड़े लगते थे। यानी अगर किसी लड़के के साथ लड़की का चक्कर हो गया तो उसका भी झोड़ा बन जाता था, या किसी ने कमीशन खा दिया। जी सर। वो एक झोड़ा मुझे याद है सर, वो चौकोटे की पार्वती सौरासन जानी भली तिले धारू बोला, काफी मासी को प्रताप लोडा स्कूल ने जाने भली तिले धारू बोला, ये इसी क्षेत्र का झोड़ा है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ का झोड़ा है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि झोड़े गांव से निकल के फिर मेले में आते थे, और ये माना जाता था कि द्वाराहाट बैसाख में मेला में द्वाराहाट से हुए निकले झोड़े फिर कुमाऊं के विभिन्न दूसरे मेलों में जाते थे, तो द्वाराहाट से ही स्टार्ट होता था। तो मैं एक झोड़ा की 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। झोड़े का बोल है, चल बुआरिया दिलिन हैगिना इकले रगो बुढ़। वाह। चल बुआरिया दिलिन हैगिना इकले रगो बुढ़, पलायन पर रही है, खेतीपाती बन जा रही है इकले रगो कुड़। वाह वाह। खेतीपाती बन जा रहेगी छो इसका रगो कुड़। चलिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा इससे पहले कि सर किरोला सर इस झोड़े को सुना है, जो उत्तराखंड के बाहर के दर्शक हैं। ये झोड़ा मुख्यतः पलायन की समस्या को लेकर के रचा गया है, उसको इंगित करता है। और झोड़े में कहा गया है कि बहू और बेटे जो है वो दिल्ली चले गए, और बुढ़ा जो यानी कि पिता है वो गाँव में अकेला रह गया है, और सारा खेती सब बंजर हो गई है, और जो मकान है वो भी खंडर होने के कगार पे है, वो भी अकेला पड़ गया। ये इस झोड़े का शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ है। तो अब किरोला सर आपका स्वागत है। झोड़ा जी। चला बारिया दिलन है गिना ये कलर गो बुढ़ा, आय हाय चला बारिया दिलन है गिना ये कलर गो बुढ़ा, आय हाय खेती पाती बांजर पड़ी गे बाज पड़ी गो कुड़ा, आय हाय खेती पाती बांजर पड़ी गे बाज पड़ी गो कुड़ा। चकोटू की पार्वती वाला भी सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो बहुत मुझे बड़ा पसंद है। चकोटों के पार्वती तिले धारो बोला बाली तिले धारो बोला, ओ मासी को प्रताप लौंडा तिले धारो बोला बाली तिले धारो बोला, ओ चकोटों के पार्वती तिले धारो बोला बाली तिले धारो बोला। मैं आप सबके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, तिले धारो बोला जो शब्द है ये माँ सरस्वती के लिए हमारे यहाँ लोक में कितना कहा गया है। माँ सरस्वती के लिए लोक क्या कहता है कि हे माँ, ये जो बोल रखा है तूने ही रखा है। ये भट्ट जी हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो झोड़े में बीच बीच में आता है तिले धारो बोला, तो हे माँ सरस्वती जो ये बोल रखा है तूने ही रखा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोग की अपने आप में विशेषता है कि माँ सरस्वती को इसमें दिया है। तो ज्यादा और क्या करना है, मेरे को ज्यादा नहीं आता भट्ट जी। नहीं सर, वो आपको बहुत आता है, ये विद्वानों की निशानी है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे नहीं आता, ये हम जानते हैं। जी। अच्छा, ये जो आपने झोड़ा सुनाया सर, पहला वाला झोड़ा बांझ पड़ी गो कूड़ो वाला, तो इसमें कुछ जोड़ होंगे सर, कुछ जोड़ भी होंगे, हम पूरा इसको सुनना चाहेंगे सर जोड़ों के साथ। अच्छा, और इसका अर्थ भी आप बताते रहिएगा ताकि मैं आपको बीच बीच में डिस्टर्ब ना करूं। जो लोग कुमाऊनी नहीं जानते वो भी समझ सके, ताकि अर्थ पहले बताइएगा सर, बाद में उसका जोड़ सुनाइएगा जी। तो चाला बारिया दिल है गिना ये कलर गो बुढ़ा, आय हाय चाला बारिया दिल है गिना ये कलर गो बुढ़ा, आय हाय खेती पाती बांजर पड़ी गे बाजा पड़ी गोकुड़ा, ओ सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी, शिव जी करे गए पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश,
देवकी नंदन भर जुलिया कार्यक्रम धर और सब हूँ स्वागत छू जो जान छा हमर तरवटी तुम पहला जूजा छू एकल रे गो भोला आय आया चाला बारिया दिल है कि ना एकल रे गो भोला आय आया खेती पाती बांझर पड़ी के मगरा पड़ी गोकुला आय हाय खेती पाती बांझर पड़ी के बाजा पड़ी गोकुला ओ दो मणिया तोली बन में फिरौली दो मणिया तोली भजमा भजौली दीक मेरा घर चिना तीसरा तू नौली दीक मेरा घर चिना तीसरी तू नौली आजकल है जमान मोबाइल में चल गो मोबाइल में सब बातचीत चलो अब सब नना लीजी ले अब खेत पाती सब बंजर है गे सब नना हाथ पर मोबाइल है गो पहली बेटी अनाज के निखना नीट कमाना के खाना अब बाजार में डबल बहुत है गो बाजार में सब है गो मोबाइल सब उपार है गो सब अपन बुआरिया हाथ चला हाथ बगैर दिल्ली न गे घर में एकल रे गो भोला चाला बारिया दिल है ना एकल रे गो भोला आय हाय खेती पाती बांझर पड़ी के बाजा पड़ी गो भोला। बहुत है सर, वाह जबरदस्त जी, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। बहुत सुंदर। तो हेमंदा अपने कान में फोन है या कुछ? अच्छा अच्छा, हेमंदा कहीं बात कर रहे हैं शायद। तो खैर होय 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 ये लोक की अभिव्यक्ति में एक सबसे खास बात करूंगा सर, मैंने जो अनुभव किया जो वाकई जो लोकगीत है वो सामाजिक मुद्दों को लेकर के हैं, समाज में परिवर्तन लाने को, समाज में जागरूकता लाने को, समाज में क्रांति करने को लेकर के हैं। ये झोड़ा भी कहीं न कहीं जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या है उसको लेकर के शानदार झोड़ा बनाया गया, और आपने जिस अंदाज में सुनाया होड़के के साथ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों की ओर से। और लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, मोहन चौहान जी, रजनीकांत शुक्ला जी, महेंद्र प्रताप जोशी जी, चिंतामणि जोशी जी, राकेश कंडवाल जी, मिनी सिंह जी, डॉक्टर घनश्याम भट्ट जी, नागबेन सोयन जी, अरुण थपलियाल जी, के एन जोशी जी, शिवांगी पाठक जी, ये सारे दर्शक, कृष्ण कुमार वर्मा जी दिल्ली से, दीप पांडे जी, ये सब आपको लगातार याद करें और लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं सर। और भी बहुत सारे दर्शक हैं जिनका प्रेम हमें लगातार आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपने सर आकाशवाणी के लिए और दूरदर्शन के लिए भी कुछ कुमाऊनी और हिंदी में कविताएं कहानियां सुनाई हैं। तो और आप जब बाल साहित्य की कार्यशालाएं करते होंगे तो मैंने भी बच्चों के साथ बहुत सारी कार्यशालाएं की है, मैं जानता हूँ आप निश्चित रूप से कुछ कहानी वाचन, कुछ कविता वाचन वहां पर होता होगा। तो कुछ कुमाऊनी कविता या कुछ ऐसा जो आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड किया वो हमारे दर्शकों को भी सुनाए तो सर आनंद आएगा। चलिए मैं कुमाऊनी में सुना रहा हूं क्योंकि कई साथी हमारे गैर कुमाऊनी होंगे। मैं एक लोरी, लेकिन लोरी तो लोरी है। जी। लोरी असल में मैं अभी बता रहा था कि आज की माँ को लोरी तो आता नहीं, ना कोई ऐसी भावनाएं अंदर से निकलती हैं, तो वो यूट्यूब से कोई लोरी बच्चे को सुना रही है। उसको बच्चे का कहीं आंतरिक तो संबंध है नहीं, लेकिन लोरियां लोरी बच्चों के लिए जब लिखते हैं तो सबसे शिशु गीत जो 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए लिखा जाता है शिशु गीत, और जो 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए बाल गीत, और जो 14 साल से 18 साल तक उसको किशोर गीत या किशोर साहित्य के अंतर्गत कहते हैं। तो जो लोरी है, हमारे अधिकतर साथी जानते हैं, बाल साहित्य से जुड़े हुए काफी लोग साथी यहाँ पर हैं। लोरी हमारी एक ऐसी विधा है जिसमें न तो कहीं तुक है, न उसमें कोई मैसेज है, बस माँ गा रही है, उसका कोई अर्थ या निकले या न निकले, बस उसका ये मकसद है कि कहीं न कहीं उस गीत को सुन के, उस संगीत को सुन के बच्चा सो जाए। जैसे हम देखते हैं एक सपेरा अपनी बीन बजाता है तो सांप मोहित हो जाता। सब लोग बताते हैं सांप के तो कान होते नहीं है, लेकिन फिर भी सांप केंद्रित हो जाता कहीं ना कहीं। उस सबको पता है उसके कान नहीं होते, उसके बाद भी वो बीन पर एकाग्र हो जाता है। तो यही एक माँ जब गाती है
तो वो क्या गा रही है वो बच्चे, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता, उसका अर्थ भी नहीं, कुछ नहीं जानता है, बस वो संगीत जानता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ लोरी गाने की परंपरा आदिकाल से रही है। हिंदी साहित्य में भी और अपने आंचलिक भाषा में भी काफी लोगों ने, मैंने भी काफी संकलित किए हैं, और हमारे काफी विद्वान साथियों ने इनको संकलित किया है। और शेर सिंह पांगती जी ने मुंशारी की लोरियों को संकलित करके किताब तैयार की है। और ऐसे ही हमारे हेमपंत जी रुद्रपुर, उन्होंने भी कुमाऊनी और गढ़वाली बाल गीतों लोरियों को जमा किया है। तो मैं एक लोरी की 2 लाइन आपको सुनाना जा रहा हूँ। जी स्वागत है सर। आहोली आहोली कुने एजारे निनूरी, एजारे निनूरी, आहोली आहोली कुने एजारे निनूरी, चिपड़ुआ नाख भोगो ठुल ठुल है जो, चिपड़ुआ नाख भोगो ठुल ठुल है जो, गाँव को प्रधान है जो एजारे निनूरी, गाँव को प्रधान है जो एजारे निनूरी। तो ये माँ कह रही, बच्चा क्या समझता है कि गांव का प्रधान होना, क्यों अभी तो उसको कुछ सुनता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गीत है उसको सुन करके बच्चा कहीं ना कहीं उस संगीत को सुन के सोता है। और एक ये इसका तो कहीं ना कहीं अर्थ निकल रहा है। एक दूसरी लोरी के 2 लाइन और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत। आखिन निनुरी ढुली गे भागी ढुली गे, आखिन निनुरी ढुली गे मुए ढुली गे, आखिन निनुरी भूली गे मुए भूली गे, साग काटना भूली गे, आखिन निनुर ढुली गे, आखिन निनुर ढुली गे मुए ढुली गे मुए ढुली गे, साग काटना भूली गे, पीसू ओलना भूली गे, ढूली गे मुए ढूली गे। यानी लोरी भी गा रही है और कहीं ना कहीं घर के दूसरे लोगों को भी इंगित कर रही है वो कि साग काटना है, पीसू ओलना है, ये भूल गए। तो बच्चे को सुनाने की बात हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं घर के दूसरे लोगों को भी इंगित कर रही है। तो ये लोरी की 2 लाइनें थी। वाह बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो कमाल की लोरी थी। दूसरी वाली लोरी तो बहुत अद्भुत थी। ये जो है दादी गाती होंगी इस लोरी को, ताकि बहू जो है काम करती रहे और बच्चा सो जाए। जी जी जी। अच्छा, हमारे दर्शक हैं सर बहुत सारे, और खासकर आपके मित्र और बाल साहित्यकार हैं रजनीकांत शुक्ला जी, और उनके अलावा भी बहुत सारे दर्शक हैं जो चाह रहे हैं कि आप टोपीलाल की कहानी जरूर सुनाएं आज। सर उसमें करीब 1 घंटा लगता है, वो आज संभव नहीं होगा, फिर कभी कभी उसी को अलग से। असल में वो कहानी कोई कहानी नहीं है, मतलब जो मैं सुनाता हूँ वो कहानी नहीं है, एक्टिविटी बेस है। मैं उस कहानी का मैं आपको सार बता देता हूँ कि एक्टिविटी बेस है। उसमें कहानी का अगर देखा जाए, कहानी कहीं पर भी नहीं है। भाई अब यह है कि कहानी में कि वो अमुक पात्र है, कितने बच्चे दांत साफ करते हैं, तो वो वहां से उठ रहा है, वहां से उठ रहा है, अलग अलग उठ रहा है। तो ये एक्टिविटी कहानी नहीं है, असल में एक किस्म एक्टिविटी है। तो इसमें काफी लगता है और बच्चे चाहिए, क्योंकि हम बड़े लोग तो अपने को बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो कभी बच्चों के साथ फिर अलग से करेंगे। 3 बच्चे भी हैं सर आपके सामने, 3 बच्चे स्क्रीन पर कोई बात नहीं, वो उसमें फिर थोड़ा क्योंकि संवाद उसमें होता है ना जी। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं संक्षेप में कर दिए, उसका शॉर्टेस्ट वर्जन कोई हो तो। नहीं वो कहानी नहीं है, एक्टिविटी बेस है ना सर। लेकिन शुक्ला जी मानने वाले नहीं है सर, वो फिर बार बार देखे लिख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए। जी जी मैं देख रहा था, बार बार कई बार उन्होंने किया है। होता यह है कि असल में ये कहानी मूल रूप से मैंने अरविंद गुप्ता जी से जो कि बच्चों के लिए जिनका महत्वपूर्ण काम है उनसे इसको सीखा, लेकिन मैंने इसको अपने स्थिति में ढाल दिया। अब मैं उसको लगभग उसमें 80-90% मेरा मतलब जो मैटर है वो आ गया है। तो कहीं ना कहीं
हम उसको बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, कहानी के बहाने कहानी सुना रहे हैं, लेकिन पता चला फिर तो कहीं चले गए। वो मुख्य रूप से होता कि चलिए मैं शॉर्ट उसका सार बताता हूँ। तो कि एक टोपीलाल होते हैं, वो विभिन्न किस्म की टोपियां पहनते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ उसका नाम टोपीलाल क्यों है, तो अब यही आधा घंटा हो जाएगा, उसका नाम टोपीलाल इसलिए था, वो कहेगा इसलिए था, वो कहेगा इसलिए था। देखिए ये बच्चों को उठाने का मेरा मकसद है, मैं बताया कहानी नहीं है, लेकिन उसका नाम टोपीलाल क्यों था तो बताते हैं। तो फिर ये होता कि टोपीलाल बड़ा हंसमुख था, तो जरा हंस के दिखाइए। तो आप इसके बाद ये होगा कि नाव डूबने वाली है, जो टोपीलाल नाव चलाता है और नाव डूबने वाली है, और नाव डूबने वाली है तो नाव में बैठे हैं कई लोग, और सबकी अलग अलग बात है। अब इतने में नाव में एक बच्चे ने चश्मा लगाया है मोटा। अब उनके बताए कि देखिए मैं एक्टिविटी कहते हैं, अच्छा वो उसके उसके चश्मा क्यों लगा होगा मोटा वाला, तो आधा घंटा फिर यही लेता है कि अच्छा ये हो गया ये हो गया। तो अच्छा वो सब टीवी देखता होगा, मोबाइल देखता है। तो कितने लोग हैं कि आज जो लोग ये प्रण करते हैं कि मैं आज से मोबाइल को देर तक नहीं देखूंगा, टेलीविजन नहीं देखूंगा, तो फिर उनको इनाम भी दिया जाता है, जो कहते हैं कि जो आप स्वीकार करता है कि मैं साहब देखता हूँ आज से नहीं देखूंगा, जो ऐसा कह रहा तो उसको एक इनाम तो बनता है, इनाम बने एक बाल प्रेरी। तो ये एक्टिविटी बेस है सर, इसलिए इस कहानी को मतलब जी। और महेंद्र प्रताप जोशी जी कह रहे हैं कि बच्चे आज भी आपको टोपीलाल के नाम से याद करते हैं। हाँ जी सर, अलग अलग मुझसे टोपीलाल की है, लेकिन उसको अलग अलग क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी भांति है, क्योंकि वो एक्टिविटी बेस है ना सर, और उसको करीब काफी देर तक सुनते हैं। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं सर, और हेमंदा और बहुगुणा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अगर कोई और बात पूछना चाहें आपसे, तो मैं स्वागत करूंगा हेमंदा का पहले और फिर बहुगुणा जी का, और हम अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे। और आप कोई महत्वपूर्ण बात बताना अगर भूल गए हो तो तब तक याद करिएगा सर, उसको हम लेंगे भी। जी बिल्कुल। जी हेमंदा। जी भैया जी, जो बीच में बहुत सारे फोन आ रहे थे और मुझे थोड़ा मैं असहज भी हो रहा था। देहरादून से कोई मैठाणी सर का फोन आया था कि ये किरौला जी वही हैं जिन्होंने संस्कृति विभाग के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में ग्राम प्रधान पर कोई कविता बोली थी। मैंने कहा बिल्कुल वही हैं। और भट्ट जी मैं संचालन कर रहा था, तो वो भारत के विभिन्न भागों से बड़े नामी गिरामी कवि और उत्तराखंड के दो तीन कवि थे। एक कुकसाल जी थे, एक भाई साहब थे, उदय भाई साहब थे। तो ग्राम प्रधान पे इन्होंने कोई टिप्पणी की, तो फिर बड़े वरिष्ठ कवियों ने कहा कि कोई कविता के लिए कोई भाषा या ये नहीं होता, उसके भाव समझ में आ जाते हैं। तो वही सब बातचीत फोन में कर रहे थे। मैं क्षमा चाहूंगा कि आप बीच में फोन उठा लिया मैंने, लेकिन उनकी जिज्ञासा को भी मैंने शांत किया मैठाणी जी की। जी जी भगवान। जी बहुगुणा जी। नहीं, मैं सवाल तो कुछ नहीं है मेरा। मैं अभी जब किरोला जी लोरी सुना रहे थे तो मुझे वो लोरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने अभी तय कर लिया है कि जब भी मुझे कभी रात में नींद नहीं आएगी तो इस वाले एपिसोड को का जो अंतिम भाग जहाँ पे किरोला जी लोरी सुना रहे हैं, मुझे अवश्य नींद आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं किरोला जी, बहुत आप किरौला जी, भगवान जी आप किरौला जी से लाइव हो सकते हैं उस समय। हम कह देंगे भाई, हम कह देंगे भाई साहब से कि जब फोन आए आप उठा लीजिए। और जी अगर जी रात में 10 11 12 बजे आए तो समझिए लोरी सुनानी है। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। तो किरण जी, हम कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण में, लगभग 1 घंटे का हम करते हैं कार्यक्रम और 1.5 घंटा होने जा रहा है। जी तो आपके पीछे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं सर, और आपने खुद भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो हम एक तो चाहेंगे कि बाल प्रहरी आप एक बार जरा स्क्रीन पर पूरा बड़ा सा एक अंक लेके जो नवीनतम दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी। और भी आपकी जो किताबें लिखी हुई हैं, हम चाहेंगे कि दर्शक जान पाए कि आपने जो साहित्य रचा है वो कौन कौन सा है। मैं सभी मित्रों को बताना चाहूंगा। अच्छा ये तो बाल प्रेरी हमारी इसमें निकल रही है, बच्चों की ये नया अंक है दिसंबर वाला, और जनवरी वाला अंक लगभग अब तैयारी पर है। तो मैं
निवेदन करूंगा कि इस पत्रिका को भी आप मदद करेंगे। बस अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं भट्ट जी। जी जी स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूं, एक हमारा जमाना था जब हम छोटे बचपन में पढ़ते थे, हमारे जो गुरुजी होते थे उन सबके पास चाकू हुआ करता था। अच्छा भट्ट जी। हाँ जी सर, होता था बिल्कुल। हमारे जमाने में हमारे गुरुजी के पास चाकू होता था, और आज के गुरुजी लोगों के पास मोबाइल होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अधिकतर शिक्षक मित्र हैं, और ये कहीं ना कहीं शिक्षक अधिकतर इसमें जुड़े हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने काम को, यद्यपि मेरे से काफी सीनियर लोग भी होंगे, लेकिन मैं अपने काम में यही कर रहा हूँ, कहीं कहीं अपने काम को नौकरी की तरह न करके एक मिशन की तरह हमको करना होगा। और एज ए टीचर आज जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा जानते हैं नेट के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। ऐसी स्थिति में हमको पठन पाठन से कहीं ना कहीं अपने को अपडेट करना होगा, तभी हम बच्चों के आगे कुछ अपनी बातचीत कर पाएंगे। और आज के दौर में जैसे हम लोग अपनी कार्यशाला में करते हैं, तो बच्चों को बच्चा न समझते हुए उनके साथ बच्चा बन के हम अपने वो करेंगे, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोच उनके सामने हमको रखनी पड़ेगी, तभी बच्चा कहीं ना कहीं हमसे प्रेरित हो पाएगा। भाई इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं आप सबके सामने। आपने मेरे को मौका दिया सब लोगों से रूबरू होने का, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपका स्नेह हमको मिलता रहेगा। बस यही कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत आपका आभार कि आप हमारे शो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी खूबसूरत सी जानकारियां जो है हमको दी, और खासकर ये हुड़का जोड़ा और बहुत कमाल कमाल की बातें, ये शो आपने, ये आज का एपिसोड बड़ा यादगार बना दिया। 161वां एपिसोड था आज, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले के 160 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विधा पर उपलब्ध है, और आप जब चाहें तब उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। हमारा हर एपिसोड एक किताब के बराबर है, कई किताबों के बराबर है, और इतने शानदार क्रोनोलॉजी जैसे 160 मेहमान इससे पहले हमारे शो में आए हैं, और सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो द टीचर शो, और इसका पहला रन हेमंदा ने बनाया था, और हेमंदा की कहानियां भी आप सुन सकते हैं हेमंदा के यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले जो पिछले अंक में हेमंदा की कहानी आई है, विशाल हृदय, अद्भुत कहानी है, मुझे सुन के मेरी आंखें नम हो गई उस कहानी को सुन के, और हेमंदा का जो अंदाज बयां है उसको तो सुनने क्या। तो आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हेमंदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेमंदा की कहानियां सुनिए, तो आपको लगेगा कि शिक्षक के रूप में कितनी बड़ी धरोहर उनके पास है, उनके हृदय में कितने बड़े बड़े संस्मरण है, और कैसे वो बच्चों के साथ डील करते थे। अद्भुत है हेमंदा तो सागर है, मतलब एक गाना याद आता है आपके कि प्यार का सागर है तेरे एक दूध के प्यासे हम। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और अगले बृहस्पतिवार यानी कि 28 जनवरी को एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ होंगी। मैं थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता हूँ, इसलिए उनका नाम आज नहीं बताऊं, लेकिन मिस मत करिएगा बृहस्पतिवार को ठीक 6:30 बजे द टीचर शो के 162 एपिसोड में हम आपके सामने होंगे। और आज के लिए मैं पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ आदरणीय उदय केरला जी का, बाल प्रहरी के जो संपादक संरक्षक सब कुछ है उसके, बच्चों के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। त्याग की इतनी बड़ी मिसाल दूसरी बहुत कम मिलती है। और रजनीकांत गुला जी कहने की हेमंदा की कहानियां सुन रहा हूँ। बहुगुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुंडनेश्वर में इतनी ठंड में इतनी बर्फ में भी वो बगट पी के खूबसूरत से स्टार्ट बन के बैठे हैं। और हम तो तीनों के जो है बहुत युवा है, हम तो तीनों हेमंदा, मैं और उदय प्रहरी जी हम टोपी में है, तो फिलहाल हो गए चूल्हे पे खाना चाहे तो आ सकते हैं, ये बगल में चूल्हे रोटी भी बन रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे अगले के लिए अनुमति दीजिए, हम मिलते हैं टीचर शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय जी, नमस्कार नमस्कार। शो
द टीचर्स शो है ये सरकार, टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे सरकारी है और सरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो